नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले 2 व्याख्यानों से हम गोखले पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको गोखले के राजनीतिक विचारों के विषय में बताऊंगी। गोखले के राजनीतिक विचारों का अध्ययन हम 2 भागों में करेंगे ताकि आप उन्हें भली भांति स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं गोखले के राजनीतिक विचार। गोखले भारतीय आंदोलन की उदारवादी विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक हैं। इस विचारधारा का वर्चस्व कांग्रेस की स्थापना के पश्चात 1885 से 1905 तक रहा। गोखले के राजनीतिक विचार उनकी उदारवादी सोच को दर्शाते हैं। गोखले के राजनीतिक विचारों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं, जिसमें पहला है उदारवाद का समर्थन। गोखले का उदारवादी विचारधारा में विश्वास था। इसका विवरण हमें उनके निम्न विचारों में दिखाई देता है। पहला, प्रतिनिधि संस्थाओं में विश्वास। गोखले का प्रतिनिधि संस्थाओं में विश्वास था। उन्हें हमेशा प्रतिनिधि संस्थाओं में आस्था व्यक्त की ताकि भारत के संदर्भ में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने इस संदर्भ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। गोखले ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आवश्यक माना। वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का अनुशासित व संगठित होना आवश्यक है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि गोखले ने स्वतंत्रता को महत्व दिया, स्वच्छंदता को नहीं। उनका उद्देश्य था कि स्वतंत्रता और व्यवस्था में संतुलन स्थापित हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने इसके अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। गोखले ने मिल के समान ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया, जिससे देश के अल्पसंख्यकों को भी विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त गोखले के राजनीतिक विचारों में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन को एक वरदान माना। गोखले ने ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक वरदान माना। उनकी धारणा थी कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना उसके भावी कल्याण के लिए हुई थी। गोखले की मान्यता थी कि समाज में प्रगति के लिए शांति की स्थापना महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने भारत में शांति स्थापित करने का कार्य किया है। गोखले ने गोविंद रानडे की भांति भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को ईश्वरीय विधान का एक अंग माना। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन ने भारत को स्वशासन के सिद्धांतों से परिचित होने का अवसर प्रदान किया है। उनके अनुसार भारतीय जनता को स्वशासन का लाभ तभी मिल सकता था जब वह संवैधानिक संस्थाओं, उदारवादी मूल्यों तथा पश्चिमी शिक्षा पद्धति से भली भांति अवगत हों। 1902 में बजट भाषण के अंतर्गत उन्होंने कहा, आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह अनुभव करने दिया जाए कि हमारी सरकार विदेशी होते हुए भी भावना से राष्ट्रीय है। वह भारतीय जनता के कल्याण को सर्वोपरि तथा अन्य सब बातों को उसकी तुलना में निम्न कोटि का मानती है तथा वह यथासंभव हर उपाय से भारतीय जनता में तथा भारतीय जनता के बाहर नैतिक तथा भौतिक कल्याण को परिवर्तित करने का प्रयत्न करती है। ब्रिटिश शासन को एक वरदान मानने के अतिरिक्त गोखले ने अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में भी विश्वास किया। गोखले को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास था। यह बात उनके इन शब्दों से स्पष्ट होती है। उन्होंने कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं तथा कांग्रेस यह स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है कि हम जो प्रगति चाहते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही हो सकती है। उनका मत था कि न्यायप्रिय अंग्रेज़ों को जब यह विश्वास हो जाएगा कि भारत स्वशासन के लिए सक्षम है, वे यह अधिकार भारतीयों को दे देंगे। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ जाति की न्यायप्रियता तथा उदारता में हमारी अपार निष्ठा है। इसके अतिरिक्त गोखले ने अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता का समर्थन किया।
गोखले संप्रदायवाद के विरोधी थे तथा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की एकता पर अधिक बल देते थे। उनके मत में राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर चलने वाला व्यक्ति ही अपने धर्म का सच्चा पालक है। जो राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं होते उन्हें अपने धर्म का सच्चा अनुसरणकर्ता नहीं माना जा सकता। गोखले धर्म और राजनीति में किसी प्रकार का अंतर्विरोध स्वीकार नहीं करते थे। उनके मत में सभी धर्मों के अनुयायियों की दृष्टि देश के हित साधना से जुड़ी होनी चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने कहा कि दोनों संप्रदायों में सहयोग के अभाव से भारत का विकास संभव नहीं है। मुसलमानों की सुरक्षा तथा उनकी हीन भावना का दूर करना हिंदू बहुसंख्या का कर्तव्य है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में सक्षम होने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की सदस्यता उसी व्यक्ति को प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की जो सामुदायिक प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचता हो और जिसकी कामना राष्ट्र सेवा में अपना जीवन अर्पण करने की हो। सहयोग, प्रेम और मैत्री को महत्वपूर्ण मानने के कारण उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के संदर्भ में कहा कि दोनों को ही इस भूमि पर साथ रहने की आदत डालनी है, साथ साथ रहना है और मिलकर कार्य करना है। इसके अतिरिक्त गोखले का लक्ष्य स्वशासन प्राप्ति था। अन्य उदारवादियों की भांति गोखले का लक्ष्य स्वशासन प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत को अधिराज्य की स्थिति प्रदान करना चाहते थे। गोखले द्वारा स्वराज्य के स्थान पर स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया। स्वशासन शब्द के प्रयोग के पीछे कुछ कारण थे। पहला, तत्कालीन युग की परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं थीं कि स्वराज्य का प्रयोग किया जाए। गोखले का यह विश्वास था कि स्वशासन ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता दोनों को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त उनकी मान्यता यह भी थी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का हित और उन्नति संभव है। इसके अलावा अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत गोखले ने प्रशासकीय सुधारों के संबंध में भी कहा। स्वशासन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गोखले तथा अन्य उदारवादी समय समय पर प्रशासनिक सुधारों की मांग करते थे। इन सुधारों में प्रमुख थे गोखले ने सदैव नागरिक और सैनिक सेवाओं के भारतीयकरण पर बल दिया, शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का सुझाव दिया, नौकरशाही पर नियंत्रण पर बल दिया। गोखले का सुझाव था कि विधान परिषदों में सुधार और उसके लिए निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की मांग की जिसमें बजट परिषद द्वारा पारित किया जाए। इसके अतिरिक्त देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषदों की रचना होनी चाहिए। जिलाधीश प्रशासन के महत्वपूर्ण मामलों में अनिवार्य रूप से इन परिषदों से परामर्श ले। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि इंडिया काउंसिल में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएं। इन सब विचारों के अतिरिक्त गोखले का विश्वास संवैधानिक साधनों में था। गोखले अन्य उदारवादियों की भांति लोकतंत्रात्मक प्रवृत्तियों में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि संवैधानिक साधनों द्वारा भारत को स्वाधीन कराया जा सकता है। स्मृति पत्र, प्रार्थना पत्र और प्रतिनिधि मंडल उदारवादियों के साधन थे। गोखले ने संवैधानिक साधनों का अर्थ बताते हुए कहा था कि देश में एक प्रबल जनमत तैयार करके तथा उसे समस्त उपलब्ध संवैधानिक तरीकों, स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र संगठन, स्वतंत्र प्रेस, सभाओं और जुलूसों, शिष्टमंडलों आदि द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए संवैधानिक सत्ता पर दबाव डाला जाना चाहिए। वे शासकों की सद्भावना में विश्वास करते थे। उन्हें मांगों के औचित्य के आधार पर प्रेरित करना चाहते थे। आंदोलन की उनकी नैतिक शैली को व्यक्त करते हुए डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था
कि वे विरोधी को हराने में नहीं, जीतने में विश्वास रखते थे। गोखले की राजनीति में शक्ति का प्रयोग और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका विश्वास क्रमिक परिवर्तन में था। यही कारण था कि उन्होंने तिलक का बहिष्कार प्रणाली को स्वीकार नहीं किया। उनके मन में देश का पुनर्निर्माण क्रमिक परिवर्तनों द्वारा ही संभव था। इसके अतिरिक्त गोखले ने स्वदेशी का पक्ष लिया। गोखले स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन गोखले के राजनीतिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग था। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि स्वदेशी अथवा राष्ट्र से प्रेम मानव के हृदय में उत्पन्न एक सुंदरतम विचार है। मातृभूमि के लिए त्याग सबसे उत्तम स्वदेशी भावना है। भारत में इसी अनुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस विचार का प्रभाव यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति देश की सेवा में लग जाता है, किंतु स्वदेशी आंदोलन का भौतिक पक्ष आर्थिक है। विशाल पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का त्याग करने की प्रतिज्ञा कर लेने से हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा, अर्थात देश में उत्पादित वस्तुओं की तत्काल खपत हो जाएगी और जब उनकी मांग पूर्ति से अधिक होगी तो उनके उत्पादन को सदैव प्रोत्साहन मिलता रहेगा। गोखले की यह मान्यता थी कि भारत में समस्या उत्पादन की है, जिसकी वृद्धि के लिए पूंजी और उद्यम की आवश्यकता है। उनका विचार था कि जो देश उत्पादन वृद्धि के लिए कार्य कर रहा है वह स्वदेशी के लिए कार्य कर रहा है। गोखले का स्वदेशी आंदोलन रचनात्मक है और उसमें हड़ताल बहिष्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त गोखले ने सरकार संबंधी विचार भी रखे। गोखले का मत था कि सरकार का उद्देश्य जनता का भौतिक और नैतिक हित साधन होना चाहिए। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली अप्राकृतिक बाधाओं को दूर करे तथा व्यक्तियों को उच्चतम स्तर के विकास के अवसर प्रदान करे। गोखले के विचार में राज्य की भूमिका पुलिस राज्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गोखले ने राजनीति के आध्यात्मिकरण का भी पक्ष लिया। गोखले के राजनीतिक दृष्टिकोण को सत्य, सेवा और त्याग इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है तथा इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि वे राजनीति के आध्यात्मिकरण के पक्षधर थे। उन्होंने धर्म के साथ राजनीति की पूरकता में विश्वास किया। गोखले का साधनों की पवित्रता में भी विश्वास था। वे अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग को उचित नहीं मानते थे। उनके राजनीति में आने का उद्देश्य यह था कि वे देश सेवा करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि देश सेवा के लिए समर्पित निष्ठावान व्यक्ति के द्वारा ही, जो त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत हो, राष्ट्र की उन्नति संभव है। गोखले यद्यपि राजनीति के आध्यात्मिकरण के पक्षधर थे, लेकिन धर्म के साथ राजनीति को जोड़ने का अभिप्राय यह नहीं था कि हिंदू धर्म के अनुसार राजनीति चलाई जाए, बल्कि उनका यह विचार था कि वे सभी धर्म में निहित शिक्षाओं का रूप मूलतः नैतिक है। उन नैतिक शिक्षाओं के आधार पर ही राजनीति का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार गोखले राजनीति को नैतिक बनाने के पक्ष में थे। इस दृष्टि से उन्हें महात्मा गांधी का गुरु भी कहा गया है। राजनीति के आध्यात्मिकरण की दृष्टि से उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को एक संस्थागत रूप प्रदान किया। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अपने अगले व्याख्यान में मैं गोखले के अन्य राजनीतिक विचारों की चर्चा करूंगी। धन्यवाद। कपड़ा बढ़िया